नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर बनी सहमति, ईयू के देश लाएंगे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, टैक्स रेवेन्यू में होगी वृद्धि। कोरल रीफ को बचाने में वैज्ञानिक सफल, नई तकनीक का ट्रायल हुआ सफल, कम कीमत पर तैयार हुई नई तकनीक। और गोवा लिबरेशन डे मना आज, भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन विजय, आज ही के दिन मिली थी पुर्तगाली शासन से मुक्ति। खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुलेटिन की पीडीएफ आपको अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयू की। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू करने की डील साइन कर दी है। अब ईयू के सदस्य देश 2023 तक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लागू करेंगे। यदि कोई देश ऐसा करने में असफल रहता है तो ये मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल ओईसीडी समूह 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स का प्रस्ताव लेकर आया था। इस पर तकरीबन 136 देश राजी हुए थे, लेकिन लागू करने की दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस पर जोर देते हुए अपने यहाँ प्रस्ताव पारित कर दिया है। ओईसीडी के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1800 से 2000 कंपनीज ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर ईयू में स्थित है। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स बचाने के लिए बीईपीएस यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स स्ट्रेटजी का प्रयोग करती हैं। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवंस माने कम कर दरों वाले देशों में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे कंपनी के घरेलू देश को नुकसान उठाना पड़ता है। टैक्स हेवन आमतौर पर उन देशों को कहा जाता है जो विदेशी व्यक्तियों या व्यवसायों पर कोई टैक्स नहीं या बेहद कम टैक्स लागू करते हैं। ये विदेशी टैक्स प्राधिकरणों के साथ कोई भी सूचना या बेहद कम सूचनाएं साझा करते हैं। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मकसद ही मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू शिफ्ट करने से रोकना है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कंपनियों के ओवरसीज प्रॉफिट पर लागू होगा। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2016 में पूछे गए यूपीएससी के एक सवाल पर गौर करते हैं। प्रश्न था, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? ऑप्शन ए था संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। ऑप्शन बी था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन। या फिर ऑप्शन डी था विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचार का अभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने की मुहिम कारगर सिद्ध होती दिख रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिससे कोरल लार्वा को स्टोर और फ्रीज किया जा सकता है। इसके जरिए जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए कोरल रीफ को रिस्टोर किया जा सकता है। बीते 7 सालों में ग्रेट बैरियर रीफ ने तकरीबन 4 बार कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स का सामना किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रायोजेनिकली स्टोर किए गए कोरल्स को वापस वाइल्ड में रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा तकनीक में ये प्रक्रिया महंगी और जटिल साबित हो रही थी। हाल ही में इजाद की गई तकनीक को क्रायोमैश नाम दिया गया है। इसमें कम कीमत पर कोरल्स को संरक्षित किया जा सकता है। क्रायोमैश को पहले छोटे स्तर पर ट्राई किया गया था। हाल ही में बड़े ट्रायल किए गए जो कि सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ साइट है। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जुंजैंथेले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जब कोरल्स पर ताप, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जुंजैंथेले शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। यह घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। दुनिया भर के ज़्यादातर कोरल्स 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं।
19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से मानी जाती है। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद तक रहा था। साल 1947 में आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था। साल 1949 में पुर्तगाल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी। अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए, या तो शांति के साथ या फिर ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। गोवा और दमन दीव को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साल 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक 2022 की शुरुआत की है। साथ ही एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन प्रशासन गांव की ओर भी शुरू किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की अवधारणा को विश्व बैंक द्वारा 1990 में प्रचलित किया गया था। विश्व बैंक ने इस पर 2 रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। इनमें सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ और गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट शामिल हैं। सुशासन की अवधारणा शासन से इतर होती है। इसमें उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और नागरिकों तक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। सुशासन की विशेषताओं में सहभागिता, कानून का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता और समावेशन, प्रभावशीलता, त्वरित प्रक्रिया और सहमति शामिल हैं। आज के बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले क्रायोमैश पद का क्या संदर्भ है? सैटेलाइट के लिए तैयार की गई एक तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक, कोरल रीफ के संरक्षण से संबंधित पद्धति या फिर जीएम फसलों से संबंधित तकनीक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, देश की आज़ादी के वक्त गोवा ब्रिटिश शासन के अधीन था। कथन 2, ऑपरेशन विजय के बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल था, कोपनहेगन क्राइटेरिया संबंधित है ईयू से, ब्रिक्स, आसियान या फिर सार्क से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ईयू। दूसरा सवाल था, आयुष्मान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है। कथन 2, केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में खर्च उठाए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।